अगर सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट आप अपने बच्चे के लिए कुछ करना चाहते हैं ना, तो आप होम्योपैथिक इलाज कराइए जब वो छोटा हो। विथ दिस फास्ट पेस ऑफ लाइफ होम्योपैथी जो है वो आई थिंक बहुत ज़्यादा एडवांस भी हो चुकी है और हर घर में और ज़्यादा फैलती जा रही है। कॉमन इश्यूज क्या हैं जो बच्चे की हेल्थ में देखने को आपको मिलते हैं, और आप हमारे व्यूअर्स को भी बताइए कि किस तरह से हम उसे नेचुरली भी ठीक कर सकते हैं एंड किन चीज़ों के लिए हमें होम्योपैथी पे जाना चाहिए। तो रेस्पिरेटरी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा इफेक्ट है। दूसरा है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन इन किड्स इज रियली हॉरिबल। पैकेट में अगर फाड़ के आप कुछ ला रहे हैं, दैट इज नॉट गुड फॉर एनीबॉडी, नॉट स्पेसिफिकली फॉर द किड्स, पर वो किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। अब अगर गूगल करेंगे देन यू विल कम टू नो, जो हम एलोपैथी बोल रहे हैं वर्सेस होम्योपैथी कर रहे हैं, ये दोनों शब्द जो हैं वो एक ही बंदे ने दिए हैं। टू बिकम अ गुड होम्योपैथिक डॉक्टर वी शुड हैव अ वास्ट नॉलेज ऑफ एलोपैथी साइंस। हाउ एग्जैक्टली इट वर्क? बच्चे की बात करें तो बच्चे का जेनेटिक जो मेकअप है, वो किस वातावरण में रह रहा है, उसके क्या सिम्टम्स जनरली देखने को मिलते हैं, जब भी वो बीमार पड़ता है वो उस बीमारी के स्टेट में कैसा रिएक्ट करता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ममास प्राइड बाय आशिमा में। ये एक ऐसी जगह है जहां पर हम आपके साथ शेयर करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग बातें, लाइफ के यूजफुल टिप्स, और वो सब जो एक फैमिली और पर्सनल ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं हूं आपकी होस्ट आशिमा एंड वेलकम टू आवर न्यू सीरीज ऑफ पॉडकास्ट, जहां पर हम मिलेंगे अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज के रिनाउंड प्रोफेशनल से, जानेंगे उनकी स्टोरीज, उनके सक्सेसफुल टिप्स, सम इनसाइट्स अबाउट देयर पर्टिकुलर प्रोफेशंस, और कोशिश करेंगे इस प्लेटफॉर्म के जरिए एक दूसरे से कुछ नया सीखने की। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे होम्योपैथी की दुनिया के बारे में। होम्योपैथी क्या है, किस तरह से काम करती है, क्या बच्चों के लिए होम्योपैथी का इलाज करवाना सही है, किस तरह से ये बड़ों के लिए फायदेमंद है, एंड लॉट मोर। और इस स्पेशल टॉपिक के लिए हमारे साथ आज एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और वेल नोन डॉक्टर हैं, डॉक्टर रूपम शर्मा। डॉक्टर शर्मा एमडी है होम्योपैथी में और इन्होंने अपना पूरा करियर होलिस्टिक हेल्थ और नेचुरल रेमेडीज पर फोकस किया है। आज हम उनसे जानेंगे कि किस तरह होम्योपैथी हमें हेल्प करती है एक बैलेंस्ड और हेल्दी लाइफ जीने में। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलें ताकि हमारे सारे एपिसोड्स के टाइमली नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए। चलिए अब बात करते हैं डॉक्टर रूपम शर्मा से। थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर क्लिनिक। बहुत अच्छा सेटअप है आपका एंड आई एम रियली ग्लैड कि आपने थोड़ा सा टाइम निकाला हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे लिए, टू शेयर योर एक्सपीरियंस एंड टू गाइड अस व्हाट ऑल होम्योपैथी इज। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पॉडकास्ट एंड सबसे पहले हम डॉक्टर रूपम शर्मा से बात करेंगे दैट व्हाट होम्योपैथी इज। शी इज एमडी इन होम्योपैथी एंड शी इज द राइट पर्सन टू गाइड अस, टू गिव अस सम नॉलेज, एंड फ्रॉम हर एक्सपर्टीज वी विल लर्न कि हम किस तरह से अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की एक हेल्दी लाइफ सस्टेन करने में हेल्प कर सकते हैं। सो डॉक्टर रूपम शर्मा प्लीज हमें बताइए कि होम्योपैथी आखिर है क्या? आशिमा, होम्योपैथी जो है वो एक नेचुरल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। इसमें मेडिसिन जो प्रिपेयर की जाती हैं वो नेचुरल सोर्सेज से की जाती हैं, जैसे कि प्लांट सोर्सेज, एनिमल सोर्सेज, मिनरल सोर्सेज। तो वेरियस टाइप ऑफ जो सोर्सेज हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के, दैट आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो मेडिसिन हैं उनमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि किसी भी तरीके से हार्मफुल हो। ये बिल्कुल ही सेफ होती है मेडिसिन्स, और इनकी जो प्रेपरेटरी मेथड है दैट इज नोन एज पोटेंटाइजेशन। तो अल्ट्रा डाइल्यूशंस ऑफ द ड्रग्स हैं, तो ये क्वाइट इफेक्टिव एंड सेफ होती है। सो डॉक्टर, जनरली हमने ये सुना है कि होम्योपैथी का असर जो है वो थोड़े टाइम के बाद देखने को मिलता है, तो क्या ये सच है? एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन बहुत लोग होम्योपैथी अपने बच्चों के लिए स्टार्ट करने से पहले शायद सोचते हैं। देखिए, ये मिथ ज़रूर है कि होम्योपैथी स्लो काम करती है, और जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी तो मुझे सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव रिव्यूज़ मिल रहे थे वो यही मिल रहे थे कि एवरीबॉडी वाज सेइंग, जो भी मेरे से मेडिसिन लेता था, कि मैम हमने तो सुना था कि होम्योपैथी बहुत स्लो काम करती है, बट आपकी मेडिसिन है तो लाइक एक दिन में उसका गला ठीक हो गया, खांसी में फर्क आ गया, ये इतना इंस्टेंट कैसे काम कर रही है? क्या होम्योपैथी कुछ एडवांस हो गई है, या हम जो होम्योपैथी के बारे में सोचते थे क्या वो गलत था? तो मेरा ये एक्सपीरियंस है कि अगर होम्योपैथी को समझना है ना, तो हमें ये समझना पड़ेगा
ये इंडिविजुअलाइज्ड है, यानी मींस एक इंसान दूसरे इंसान से अलग है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल दे रही हूँ। माना आप दोनों ने, आपने और आपके बेटे ने सेम वायरस को कैच किया, बट आपके और आपके बेटे के सिम्टम्स ऑब्वियस सी बातें अलग आएंगे। आपको खांसी हुई, आपको खांसी में पानी की प्यास ज्यादा लग रही है, बट अद्वैत को खांसी में पानी की प्यास बिल्कुल नहीं लग रही है। यू आर बिकमिंग रेस्टलेस एंड ही इज बिकमिंग डल। तो जो मेडिसिन का सिलेक्शन है होम्योपैथी में, वो स्ट्रिक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्टम्स है। इंसान उस बीमारी में किस तरीके का रिएक्शन दे रहा है, किस तरीके का सिम्टम्स दे रहा है, हमें मेडिसिन का जो सिलेक्शन है वो उनके बेस पे ही करना होता है। इसीलिए होम्योपैथी में जितना हम पेशेंट को समझते हैं, उसके इंडिविजुअलाइज्ड सिम्टम्स को समझते हैं, उतना ही हम एप्ट दवा निकाल पाते हैं। तो होम्योपैथी इज नॉट जनरलाइज। तो ओवर अ काउंटर अगर मेडिसिन कोई होम्योपैथी में ढूंढ रहा है, आई वुड सजेस्ट कि वो बिल्कुल फेल हो जाएगी एंड फिर वही परसेप्शन होगा कि होम्योपैथी स्लो काम करती है। बट अगर आपको इंस्टेंट होम्योपैथी वाला सोल्यूशन चाहिए फॉर एनीथिंग, यू शुड आस्क फॉर योर इंडिविजुअलाइज्ड मेडिसिन। तो मैं यहाँ पे ये समझना चाह रही हूँ कि अगर दो लोग एक जैसे हैं, जैसे मैं और मेरे हस्बैंड एक ही टाइम पे उनको कफिंग हो रहा है, मुझे भी कफिंग हो रहा है, बट हम सेम मेडिसिन नहीं देंगे, दोनों की मेडिसिन अलग होंगी। हमारी दोनों की मेडिसिन अलग होंगी। हमारी होम्योपैथी में रीजन, आपको ड्राई कफ है, इनको वेट कफ हो सकता है। आपको खांसने में हेडेक हो सकता है, खांसने में कुछ और पर्टिकुलर सिम्टम्स आ सकते हैं, हस्बैंड के कुछ और सिम्टम्स होंगे। तो जो इंसान उस टाइम पे सिम्टम्स जो देगा, इट्स जस्ट अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो हमें प्रिसाइज मेडिसिन का सिलेक्शन करना होता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ होम्योपैथी इज साइंस एंड आर्ट बोथ। साइंस क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन लाइक साइंटिफिक एविडेंसेस, नेचुरल ऑफ क्योर, एंड इट्स आर्ट बिकॉज आर्ट ऑफ होम्योपैथिक सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन। ओह, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग नो, बिकॉज हम जनरली क्या करते हैं, कोई भी दवाई आती है, आपने एक डॉक्टर को दिखाया खांसी का, सपोज उन्होंने सिरप दिया और घर में किसी को भी वापस से वही खांसी हो गई, तो हम बोलते हैं यार ये सिरप मेरे को डॉक्टर ने दिया था, तुम भी यही वाला ट्राई कर लो। सो हाउ आई अंडरस्टैंड ये ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आई थिंक इवन इन अदर केसेस ऑल्सो हमें ऐसा जनरली नहीं करना चाहिए। But actually, I don't want to comment on any other medical system of medicine. I can say everything about my system. That क्या होता है कि खाना सेम मेडिसिन निकल के आती है दोनों के लिए, for you and for your Advait also. तो as per your age, as per your symptom severity, हमें मेडिसिन की डोजेस को और पोटेंसी को सेलेक्ट करना पड़ता है। Okay. It could be hourly basis, it could be 2 hourly basis, or anything related to that particular symptom. ओके, कूल। तो एक चीज बताइए डॉक्टर कि इसको स्टार्ट करने के लिए कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप है क्या? क्या हम ये बच्चे को, जब बच्चा 2 साल का है या 3 साल का है, जल्दी भी स्टार्ट करवा सकते हैं होम्योपैथी? Why not? I would say sooner is better. अच्छा, Yeah. तो व्हाट स्पेसिफिक एज ग्रुप इज देयर जिसमें हम शुरू करवा सकते हैं? Right after birth. रियली? Yes. मेरी बेटी 1.5 साल की है और आप जान के हैरत में आएंगे, मैंने उसको डे 1 से होम्योपैथिक मेडिसिन पे रखा है फॉर एनीथिंग। इट कुड बी कॉफ, कोल्ड, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, एनी सॉर्ट ऑफ। जब वो पैदा हुई थी उसको स्किन एलर्जी हो गई थी एंड मैंने 2 डोजेज ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन दी थी एंड इट वाज ऑल गॉन। तो कोई एज ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, बट आई वुड से जितना आप जल्दी होम्योपैथिक मेडिसिन को स्टार्ट करते हैं ना, वो बच्चे की इम्यूनिटी पे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। आई मस्ट से कि अगर सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट आप अपने बच्चे के लिए कुछ करना चाहते हैं ना, तो आप होम्योपैथिक इलाज कराइए जब वो छोटा होता है, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते एट द बिल्कुल नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं होते, बल्कि वो इम्यूनिटी पे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। ये देखा गया है, मैंने अपनी क्लिनिक से देखा है कि अगर कोई भी बच्चे का ट्रीटमेंट 6 महीने से 1 साल 3 साल तक चला है, वो आज तक सही है। या पेशेंट आते हैं मुझसे मिलते बोलते हैं कि मैम जो उस टाइम पे आपने ट्रीटमेंट दे दिया ना उसको, वी आर ब्लेस्ड कि आज वो 14 साल का हो गया, 15 साल का हो गया, उसको हल्का फुल्का सर्दी जुकाम इज ओके, बट वो जो सिम्टम्स, यस, जो ब्रीथिंग कंसर्न थे और इस मौसम में, यस, पोल्यूशन वाले मौसम में भी वो एब्सोल्युटली दे आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो मैं ये बोलूंगी जितना आप जल्दी होम्योपैथिक मेडिसिन को अपने बच्चे को इंट्रोड्यूस करते हैं, इट्स अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन चाइल्ड्स इम्यूनिटी। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो इसमें कुछ खाने पीने में भी परहेज रखने की जरूरत होती है, ऐसा हमने सुना है कि आप
खट्टी चीजें मत खाओ, बच्चे को ये नहीं दो, बच्चे को केचप्स नहीं दो, एंड क्योंकि बड़े इन चीजों को समझ सकते हैं, चॉकलेट्स मत दो, बट फॉर अ चाइल्ड पर्सपेक्टिव उसको रोक पाना, ऐसे परहेज करवा पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मे बी उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए आशिमा, दो तरीके के परहेज होते हैं, एक वो जो बीमारी के लिए होता है और एक वो जो मेडिसिन के लिए होता है। Okay. तो मेडिसिन का परहेज बस यही है कि जब होम्योपैथिक मेडिसिन हम देते हैं उस टाइम पे जीभ जितनी साफ होगी उतना मेडिसिन जल्दी काम करेगी, क्योंकि होम्योपैथी साफ बोले तो फ्री फ्रॉम एनी पंजेंट स्मेल, जैसे कि हमने प्याज खाया है, लहसुन खाया है, कोई भी स्ट्रॉन्ग स्मेल की चीज अगर हम खाते हैं उसके बाद अगर हमने होम्योपैथिक की डोज ली तो वी आर नॉट श्योर कि वो काम करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन राइट फ्रॉम द टंग की जो नर्व है उससे एक्ट करना शुरू करती है। तो मतलब अगर बच्चे ने खाना खाया है तो वो आधे या पौने घंटे के बाद मेडिसिन ले सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर उसने कोई ब्लैंड आइटम लिया है जिसपे कोई टंग पे टेस्ट नहीं छूट रहा है तो वो इमीडिएटली आफ्टर हैविंग मील ले सकता है। बट अगर कोई ऐसी चीज खाई है जैसे कि प्याज, लहसुन, हींग, जो एक स्ट्रॉन्ग स्मेल टंग पे छोड़ते हैं, तो मेडिसिन की डोज का वी आर नॉट श्योर कि वो कितना इफेक्ट करेगी। समझ रहे? तो इसका बस इतना सा परहेज होता है कि जब भी दवा ली जाए टंग क्लीन होनी चाहिए एंड शुड बी फ्री फ्रॉम एनी स्मेल। तो जितना टंग क्लीन उतना मेडिसिन फास्ट एक्ट करेगी। और वैसे भी आजकल ये टाइम एंड एज में ना नोबडी इज वेटिंग कि हम आधा घंटे का पॉज देंगे एंड देन वी कैन हैव आवर मेडिसिनल डोज। इतनी भागदौड़ की जिंदगी में जहाँ पे पेरेंट्स वर्किंग हैं, बच्चे को हार्डली वो टाइम दे पाते हैं। तो आपने भी देखा होगा बहुत कन्वीनियंटली मेडिसिन दी जा रही हैं, जैसे 1 ml मेडिसिन एवरी हाफ एन आवर, 1 ml मेडिसिन एवरी 15 मिनट्स, जब हमें इमरजेंसी डील करनी होती है, पर हर सिंगल डोज का अपना इफेक्ट आ जाता है। ओके। और रही बात परहेज की, तो हाँ, बीमारी के लिए तो परहेज करना पड़ेगा, प्रिजर्वेटिव्स तो रोकने ही पड़ेंगे। तो जो भी चीज अननेचुरल है, जो भी चीजें प्रिजर्वेटिव्स हैं, मींस पैकेट में अगर फाड़ के आप कुछ ला रहे हैं, दैट इज नॉट गुड फॉर एनीबॉडी, नॉट स्पेसिफिकली फॉर द किड्स, पर वो किसी के लिए भी अच्छी नहीं है ना। जैसे मैदा का एक्सेसिव यूज, मॉडरेशन ऑफ एवरीथिंग इज गुड, बट हर चीज जो एक्सेस में दी जा रही है, जैसे एक्सेस ऑफ शुगर, एक्सेस ऑफ रिफाइंड प्रोडक्ट्स जैसे रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड फ्लावर जिसे हम मैदा बोलते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली नॉट गुड फॉर एनीबॉडी, नॉट स्पेसिफिकली फॉर किड्स। आपने जैसे कि अभी शुगर की बात करी, यहाँ पे मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि बहुत सारे मैंने ऐसे वीडियोस देखे थे जब मेरा बेटा हुआ था कि मेरे को इसको क्या खिलाना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। सो आई हैव लर्न्ड फ्रॉम द एक्सपीरियंस कि बच्चे को एट एन अर्ली एज चीनी और नमक कम से कम देना चाहिए। तो क्या ये सही बात है? बिल्कुल पर सही ऐसा है। क्यों? मतलब हम लोग भी तो वही सब खा के पी के बड़े हुए हैं। वो बिल्कुल ठीक है, बट उस टाइम पे जब हमारा टाइम था, अडल्ट्रेशन बहुत मिनिमल था। You know why I'm asking this? घर में ना you are living together in a family where everyone has their own perspective. जैसे दादा दादी, नाना नानी है, तो वो लोग यही पॉइंट रेज करते हैं कि अरे हम भी तो ऐसे ही खा पी के बड़े हुए हैं ना, थोड़ा सा चीनी दे दो, कुछ नहीं होता। एक चीनी का पराठा दे दो, कुछ नहीं होगा इससे, खाने दो इसको, या नमक वाली रोटी दे दो अगर वो कुछ सब्जी नहीं खा रहा है। देखिए, उनका टाइम अलग था, हमारा टाइम अलग है, और हमारे बच्चों का टाइम एब्सोल्युटली अलग है। तो चीजें जो हैं वो बदल गई हैं, हालात बदल गए हैं, पोल्यूशन भी बहुत बढ़ गया है, और जो खाने में जो मिलावट है वो बहुत ज्यादा हो गई है। ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल चीनी देना, मीन्स शुगरी, आई वुड नॉट कोट द वर्ड चीनी, शुगरी चीजें दे नहीं सकते। नेचुरल फॉर्म में नेचुरल स्वीटनर जो है, गुड़ दे सकते हो आप, मॉडरेशन में गुड़ दिया जा सकता है, मिश्री दी जा सकती है, जो धागे वाली मिश्री आती है वो दी जा सकती है। जो मैंने बोला, जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड चीजें हैं, जो रिफाइंड चीजें हैं, जो अब हमें पता चल रही हैं, हमारे टाइम पे तो वो इंट्रोड्यूस की जा रही थी फॉर मिलेनियल्स, बट अब के टाइम में वी ऑल आर अवेयर कि उसके कितने साइड इफेक्ट हैं। और मैं तो बच्चों के साथ डील करती हूँ, तो आई एम हैविंग एन नंबर ऑफ केसेस रेंजिंग फ्रॉम कोल्ड, कॉफ टू ऑटिज्म, ADHD, क्योंकि बच्चों में हाइपर एक्टिविटी बढ़ रही है। सो एक चीज और मैं जानना चाहती हूँ कि जैसा हम बच्चों की अभी बात कर रहे हैं, तो क्या कॉमन इश्यूज हैं जो बच्चों के अंदर आपको देखने को मिलते हैं और उसको हम होम्योपैथी से किस तरह डील करते हैं? मैं ये मानती हूँ कोई भी डिजीज इनक्योरेबल नहीं है, क्योरेबल इंसान का माइंडसेट है।
मैंने अपनी क्लिनिक में ऐसे से लोगों को ठीक होते हुए देखा है जो बहुत रेयर अनकॉमन डिजीज से भी सफर कर रहे थे, और ऐसे से लोगों को भी देखा है जिनका छोटा सा कॉमन कोल्ड ही उनको इतना तंग कर जाता है कि दे माइट फॉल इन डिप्रेशन सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ थिंग। तो वो डिपेंड करता है कि जिस पर्सन से हम डील कर रहे हैं उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या है। और कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मुझे लगता है कि जो मैं डील कर रही हूँ पिछले 10 सालों में वो है कॉमन कोल्ड, रेस्पिरेटरी इश्यूज, कुड बी एनीथिंग लाइक कॉफिंग, सर्दी खांसी नहीं जा रही। दूसरा है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन इन किड्स इज रियली हॉरिबल। जिन भी माँ बापों के बच्चों को कॉन्स्टिपेशन है, दे कैन अंडरस्टैंड एंड दे कैन रेजोनेट विद माई थॉट प्रोसेस कि एक बच्चे को जब कॉन्स्टिपेशन होता है देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर एंटायर फैमिली। कब आई एम नॉट दैट मदर फॉर नाउ, बट यस गाइस, अगर आप लोगों को ऐसा कुछ है किसी के भी बच्चे को तो प्लीज इसको बहुत ध्यान से सुनिए और समझिएगा। सॉरी टू कट यू, बट कॉन्स्टिपेशन जनरली होता क्यों है? कॉन्स्टिपेशन के पीछे अगर हम डाइटरी कुछ कारण हैं उनको देखें तो वो तो है लैक ऑफ फाइबर, एक्सेस ऑफ जंक फूड, क्योंकि बहुत सारे बच्चे शुरू से ही बड़ी टैंट्रम्स दिखाते हैं टू हैव अ नॉर्मल हेल्दी फूड। उनको बड़ा मजा आता है, दे डोंट हैव एनी इशू विद देयर डाइजेस्टिव सिस्टम, कि उनको ऐसा नहीं भूख नहीं लग रही है, दे आर क्वाइट नॉर्मल। जब आप उनको चिप्स ऑफर कर रहे हैं, जब आप उनको चॉकलेट्स ऑफर कर रहे हैं, दे आर इजीली टेकिंग। जब आप उनको खाना दे रहे हो उनको भूख नहीं है, तो पेरेंट जनरली क्या होता है वो सोचते कुछ तो खाएगा मेरा बेटा, तो वो ऐसी चीज जैसे फ्रेंच फ्राइज दे देते हैं। तो क्या होता है कि बच्चों में इस तरीके से जब बार बार वो या एक्सेस ऑफ जंक लेते हैं तो उनमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, क्योंकि वो पानी इतना नहीं पी रहे हैं, फाइबर उतना नहीं पहुंच रहा है, दे आर नॉट ईटिंग फ्रूट्स, दे आर जस्ट अवॉइडिंग थिंग्स जो कि उनके लिए हेल्दी है। तो एक्सेस ऑफ जंक इज द मेजर कॉज। बाकी जेनेटिक कॉजेज भी हैं, अगर मदर की हिस्ट्री है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉन्स्टिपेशन की तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग कॉन्स्टिपेशन इन किड्स बहुत बढ़ जाता है। इसको ठीक किस तरह से कर सकते हैं? ऑफ कोर्स होम्योपैथी ले सकते हैं, और दूसरा डाइट में राइट फ्रॉम द बिगिनिंग छोटे से छोटे बच्चे को प्लीज जो चीजें पैकेट में आ रही हैं वो आपके बच्चों के लिए अच्छी नहीं है। तो ऐसा नहीं है हमें बच्चों को लेके बिल्कुल बेचारा नहीं फील कराना है कि बेचारा ये नहीं खा रहा वो नहीं खा रहा, जो उनके लिए अच्छा नहीं है हमें वो इंट्रोड्यूस नहीं करना है। सूनर इज बेटर, जो मैंने पहले भी बोला, जितना जल्दी आप अपने बच्चों को डाइटरी जो रेस्ट्रिक्शंस, आई वुड नॉट से रेस्ट्रिक्शंस, डाइटरी एजुकेशन देते हैं कि बेटा यही खाना है और यही खाते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको मैं सल्यूट करूंगी, मैं जब उनसे मिलती हूँ तो मैं देखती हूँ कि उन्होंने बच्चों को इंट्रोड्यूस ही नहीं किया। दे डोंट नो व्हाट इज बर्गर, दे डोंट नो व्हाट इज पिज्जा। उनके लिए हर चीज का ऑल्टरनेटिव, हेल्दी ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है। इससे मैं भी एक्चुअली पता है क्या प्रॉब्लम क्या है, आप बच्चे को मेरे को ऐसा लगता है एक लिमिट तक तो स्टॉप कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे स्कूल्स के सिस्टम, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली ऑफ कोर्स आपने बोला कि पेरेंट्स बाहर जा रहे हैं तो बच्चे को चिप्स दे दिए या कुछ भी ऐसा दे दिया। What I also started doing, ऐसा नहीं मेरा बेटा खाता नहीं है, but what I usually started doing is I make a one cheat day in a week, जहां पे वो कुछ खा सकता है, और ये उसको रूल पता है। इवन अगर चॉकलेट भी घर में आई है या कुछ भी ऐसे बाहर का पैकेट आइटम भी आया है तो उसको ये पता है मम्मा इसको आप रख दो, वी विल हैव इट टुगेदर ऑन अ चीट डे विच कैन बी सैटरडे और अ संडे, जब भी उसकी छुट्टी होगी वो उस दिन खाएगा। सो मुझे ऐसा लगता है वो देना, मतलब आई डोंट नो, मे बी आई एम रॉन्ग, बट मेरे को ऐसा लगता है कि कई बार बच्चे को थोड़ा बहुत बाहर का खिलाना भी जरूरी है, सो दैट बॉडी इज यूज्ड टू विद दैट पर्टिकुलर। बिल्कुल सही है, यही मैंने बोला, मॉडरेशन इन एवरीथिंग इज गुड। ओके, हर चीज की अति बेकार है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में जंक खा रहे हैं वर्सेस हम एक बार हफ्ते में खा रहे हैं, 15 दिन में एक बार खा रहे हैं, क्योंकि हमारी गट को ना आशिमा दोनों तरीके के बैक्टीरिया चाहिए, जहाँ पे गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया, क्योंकि जब तक वो नेगेटिविटी, दिस इज हाउ आई स्टार्टेड डीलिंग विद हिम कि आप थोड़ा हेल्दी खाओ, सो दैट जब वो बैड और जंक फूड आएगा तो हेल्दी फूड अगर रहेगा तो वो फाइट करेगा उससे, और आप बीमार नहीं पड़ोगे जी। और नहीं, मैं ये उसके लालच में वो अच्छा खाना खा लेता है और देन हिज टमी इज फुल, तो वो जहाँ पे उसको 2 चॉकलेट खानी है वो 1 चॉकलेट। आप बहुत सरप्राइज होंगे आशिमा, बीमार होना भी जरूरी होता है, जो सीजनल डेवलप एन इम्यून। यस एब्सोल्युटली, जब तक हम बच्चा गिरेगा नहीं पता कैसे चलेगा कि वो दोबारा उठ के खड़ा हो सकता है। तो छोटी छोटी बीमारियां जो हमें आती है ना,
चाहे बच्चों में, तो चाइल्डहुड में जो छोटी छोटी जो एक तरीके से डेवलपमेंट का पार्ट है वो होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल नो इलनेस इन चाइल्डहुड इज नॉट पॉसिबल। बट क्या ऐसा कुछ है जिससे हम कॉन्टिन्यूस रखें कि हम ये होम्योपैथी मेडिसिन इसको देते रहते हैं विच कैन हेल्प हिम टू प्रिवेंट ऑल दीज? देखिए क्या होता है, होम्योपैथी दो तरीके के अप्रोचेस होते हैं। एक तब जब आप बीमारी के स्टेट में आए हैं, जब आप बीमारी के स्टेट में आए हैं तो वी हैव टू सेलेक्ट एक्यूट मेडिसिन जो कि आज आपको ठीक करेगा। कल का कुछ मतलब नहीं है कि कल वो रेकरेंट होगा नहीं होगा, नहीं पता, बट आज तो ठीक करना जरूरी है। वो एक्यूट फिक्सेशन इज इंपॉर्टेंट। और एक दूसरा होता है हमारे मेडिसिन में जो कि क्रॉनिसिटी ऑफ द डिजीज पे काम करता है, वो आपको बीमार नहीं होने देता, तो दैट वर्क्स एज अ प्रिवेंटिव। अच्छा, तो प्रिवेंटिव जो भी जिस भी बच्चों तो हम में प्रिवेंटिव भी होम्योपैथी की तरफ जा आराम सकते से हैं। जा सकते हैं। मतलब हमें वेट नहीं करना कि मेरा बच्चा बीमार हो रहा है और तभी मैं उसको होम्योपैथी बिल्कुल ठीक। अगर आप इम्यूनिटी Okay. पे काम करना चाहते हैं तो डोंट वेट कि आपका बच्चा जब बीमार होगा तभी हम उसे होम्योपैथी को इंट्रोड्यूस करेंगे। होम्योपैथी जो दवा का सिलेक्शन है वो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर किया जाता है। आप Okay. समझ रहे हैं, जिसके साथ हम पैदा हुए हैं, बच्चे का आई का कलर क्या है, उसके बाल किस तरीके के हैं वो किस तरीके का सोच लेके पैदा हुआ है, उसका टेम्परामेंट, बेसिकली उसका टेम्परामेंट किस तरीके का है, वो नर्वस है, वो इरिटेबल है, संगविन है, जो हमारे होम्योपैथिक में कई सारे डिफरेंट हम टाइप्स ऑफ टेम्परामेंट पढ़ते हैं। तो प्रवृत्ति जिसके साथ हम पैदा हुए हैं जो कि बदला नहीं जा सकता, हाँ ऑफ कोर्स वो मॉडिफाई किया जा सकता है पेरेंट्स के अपब्रिंगिंग, जेनेटिक्स आल्सो। एब्सोल्युटली। ओके, तो उनके बेस पे जो दवा निकाली जाती है हम लोग उसे बोलते हैं जेनेटिक सिमिलिमम मेडिसिन। ओके, तो ये मेडिसिन देने से इम्यूनिटी बेटर होती है। तो जो भी लोग सोचते हैं कि होम्योपैथी में इम्यूनिटी वाली दवा दे दीजिए, तो इम्यूनिटी वाली दवा कोई ऐसा एक काढ़ा नहीं है जो कि सबको पिलाया जा सके। तो यू नीड टू विजिट अ क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर फॉर द सिलेक्शन ऑफ योर जेनेटिक सिमिलिमम मेडिसिन। अच्छा एक चीज बताइए डॉक्टर, जैसे हम लोग जब बड़े हुए तो हम बचपन में लेते थे वो व्हाइट पिल्स आती थी जो छोटी छोटी मीठी गोलियां, बट नाउ डेज आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द किड्स, इवन बड़े भी, सब वो लिक्विड वाला मेडिसिन लेते हैं इन होम्योपैथी। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए बहुत मेजर डिफरेंस तो नहीं है, क्योंकि जो मीठी गोलियां हैं वो भी एक डिस्पेंसिंग वे है और Okay. लिक्विड है दैट इज ऑल्सो ए डिस्पेंसिंग वे। बट बात आती है इफेक्टिव ज्यादा कौन है, तो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है लिक्विड मेडिसिन से। क्योंकि क्या होता है लिक्विड मेडिसिन का जो मतलब बेसिकली जब हम ग्लास बॉटल, आई डोंट यूज प्लास्टिक बॉटल एट ऑल एंड आई वुड नॉट रेकमेंड टू एनीबॉडी कि होम्योपैथिक मेडिसिन को प्लास्टिक में लो। बट तो व्हाई fail व्हाट हो एग्जैक्टली इज द रीजन? एक्चुअली क्या होता है, देखिए ये ग्लास बॉटल है और होम्योपैथिक मेडिसिन ये तो मैं आपको दे रही हूँ, ये तो एक तरीके से क्लिनिकली बनी हुई मेडिसिन है। बट जब मेडिसिन का प्रिपरेशन होता है तो वो भी बहुत बड़े बड़े ग्लास कंटेनर में होता है और उनको स्ट्रॉन्ग सकशन प्रोसेस बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग उसको टैपिंग सॉर्ट ऑफ की जाती है। अच्छा हाँ, आपने भी हमें बोला ना कि इस जी, तरह जी, से आप इसको 10 टाइम्स टैप करो। दिखाइए। तो इसके पीछे का क्या जी लॉजिक मैं है? बताऊँ, देखो क्या होता है कि जब आप टैप करते हैं तो अगर आम भाषा में देखा जाए जो साइंस नहीं जानता, यू आर मिक्सिंग योर रेमेडी, तो मिक्स जब हम करते हैं या हम कभी भी शेक करते हैं या स्ट्रॉन्ग टैपिंग करते हैं तो एक फ्रिक्शनल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इसकी जो साइंस है हाउ होम्योपैथी वर्क्स वो एक्टिवेट होती है। ओके, एंड अगर हम बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में समझेंगे तो ये समझेंगे यू विल एक्टिवेट योर रेमेडी बिफोर टेकिंग इट, दैट्स इट। समझ so that's why whenever you are giving this medicine to your child or to yourself, हमेशा टैप करना है। टैप करना बहुत ज्यादा जरूरी होती है और अगर वो ग्लास बोतल में है तभी वो इफेक्टिव होगी। अच्छा, और क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका एब्जॉर्प्शन जो होता है वो टंग की नर्व्स के थ्रू होता है, तो लिक्विड जल्दी आई थिंक हाँ, absorb- वही मेरे को भी वही लग रहा है। तो उसमें चांसेस और इसीलिए सब बच्चों को लिक्विड देते हैं क्योंकि वो बच्चे ना च्यू करते हैं। हमें हाँ, खाने में बचपन में भी yes, बोला yes. जाता था कि टीथ नहीं लगाना, आप उस जी। पिल्स को अपनी टंग जी, से जी, ही जी, रखना। क्योंकि बच्चे नहीं कर पाते। टीथ में रिसेप्टर नहीं है, रिसेप्टर कहाँ है, टंग में है। व्हाट रिसेप्टर इज? जहाँ से मेडिसिन एक्ट करना शुरू करती है ना, तो हम उसको एक लेमैन उसमें समझ सकते हैं। तो teeth से कुछ इसलिए नहीं होगा। लिक्विड इज मोर Effective. कॉमन नाउडेज। इफेक्टिव है इसलिए Effective. कॉमन है और लोगों को लग रहा है पता नहीं क्या एडवांसमेंट है। ओके गुड। Okay, so my last question, doctor. I think with this fast pace of life, होम्योपैथी जो है वो I think बहुत ज़्यादा एडवांस भी हो चुकी है और
हर घर में और ज्यादा फैलती जा रही है, मे बी बिकॉज ऑफ द यू नो द एनवायरमेंट, द सराउंडिंग, स्पेशली इन मेट्रो सिटीज जहाँ पे इतना पॉल्यूशन है, हम भी बीमार हो रहे हैं, बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। तो आई थिंक होम्योपैथी की रीच जो है वो काफी बढ़ चुकी है। अब आपका क्या कहना है इस बारे बिल्कुल में? सही कहा आशिमा, मैं भी यही सेम एक्सपीरियंस कर रही हूँ फ्रॉम लास्ट 8 इयर्स। जब मैंने क्लिनिक स्टार्ट की थी गुड़गांव में, मैंने राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जो लोगों में विश्वास देखा है ना होम्योपैथी में आशिमा, वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। जब क्लिनिक शुरू करता है कोई भी यंग डॉक्टर, तो उसके लिए सबसे पहले स्ट्रगल होता है टू गेट पेशेंट्स, एंड आई वाज द लकीएस्ट वन जिसको राइट फ्रॉम द बिगिनिंग डे 1 से पेशेंट्स मिल रहे थे। क्योंकि हम ना जो ब्लेस्ड है, आई एम द ब्लेस्ड होम्योपैथिक जेनरेशन, क्योंकि हमसे जो पीछे की जनरेशन है उन्होंने इतना अच्छा काम किया है ना होम्योपैथी को स्प्रेड करने के लिए। तो हमें ये नहीं बताना पड़ा कि होम्योपैथी है क्या, दे ऑलरेडी नो इन द सोसाइटी। एब्सोल्युटली। तो हर किसी को पता है ये सेफ है, ये इफेक्टिव है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बच्चों को दिया जा सकता है, किसी भी एज ग्रुप में दिया जा सकता है। तो हमारा काम बहुत आसान हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि होम्योपैथी का जो ग्राफ है ना इंडिया में, वो बहुत ऊपर जा रहा है और बहुत ऊपर ही जाएगा। जितना कभी भी कोई केस ठीक होता है तो वो मेरे लिए लिटरली गूज़बम्प सिचुएशन होती है। मन करता है कि और पढ़ो और जानो, क्योंकि जितना ज़्यादा हम पेशेंट्स को जानते हैं, जितना ज़्यादा हम उसके इमोशंस को समझते हैं, उनके टेम्परामेंट को समझते हैं, उतना ज़्यादा हम अच्छी दवा निकाल पाते हैं। तो द सिलेक्शन ऑफ होम्योपैथी इज एंटायरली बेस्ड ऑन द पेशेंट्स इमोशंस एंड सिम्टम्स। एक और चीज मैं पूछना चाहती हूँ डॉक्टर कि जब होम्योपैथी हमने अद्वैत की स्टार्ट करी थी, तो आपने ये बोला था कि इसको मेडिसिन आप हर 1 घंटे में दो। When he was having a severe breathing concern, उस टाइम पे तो आपने कहा था हर आधे घंटे में इसको 0.5 ml देना, फिर 1 घंटे में 1 ml देना, 1 ml देना। तो उसका क्या रिलेशन है बेसिकली? एक्चुअली क्या होता है, वी आर टारगेटिंग एक्यूट सिचुएशन। जैसे बच्चे को बहुत खांसी हो रही है, तो बहुत खांसी में तो हमें, अगर हम दिन में 4 बार रेकमेंड करेंगे तो हमें डिजायर्ड रिजल्ट्स देर में देखने को मिलेंगे। और हमें जितना जल्दी रिजल्ट चाहिए, बॉडी का रिस्पॉन्स चाहिए मेडिसिन को लेके, तो उतना हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के देते हैं। तो होम्योपैथिक मेडिसिन की सबसे जो अच्छी ब्यूटी है वो ये है कि जितनी फ्रीक्वेंट दी जाती है, डोजेस से मतलब नहीं है। इवन इफ यू आर गिविंग 0.5 ml मेडिसिन, दिस विल ऑल्सो वर्क। आप समझ रहे हो? तो क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी ऑफ मेडिसिन इज इम्पॉर्टेंट एंड द फ्रीक्वेंसी इज इम्पॉर्टेंट। तो अगर बच्चा ज्यादा जल्दी, मतलब बहुत ज्यादा खांस रहा है, तो हम मेडिसिन को बहुत फ्रीक्वेंटली रिपीट करते हैं 1-2 घंटे तक। जब लगा कि बच्चे की जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉफ है वो थोड़ी बेटर हो गई है, इतना ज्यादा वो नहीं खांस रहा है, थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ गया है, देन वी कैन रिड्यूस। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर 1 घंटा मीन्स एग्जैक्टली 1 घंटा, इट इज नॉट लाइक दैट। तो बट हमें फ्रीक्वेंसी रखनी चाहिए, मतलब एब्सोल्युटली लॉन्ग गैप नहीं करेंगे। यस, अगर 1 घंटा है, 1.25 घंटा, 1.5 घंटा हो गया, दैट्स ऑल्सो फाइन। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ फायदा नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेडिसिन को जितना हम कंफर्टेबली लेते हैं, जितना हम अनबायस्ड होके लेते हैं, उतना मेडिसिन जल्दी काम करती है। होम्योपैथी का रीच कितना ज्यादा बड़ा है इन कंपैरिजन टू व्हाट वी यूज्ड टू हैव? देखिए क्या है, होम्योपैथी का जो मुझे लगता है ग्राफ बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे बढ़ रहा है। रीज़न मीन, जब होम्योपैथी इंडिया में आई थी तो सिर्फ और सिर्फ क्वैक्स मीन्स जो अदर एरियाज में काम करने वाले लोग थे, उन्होंने होम्योपैथी एज अ शौकिया प्रैक्टिस करना स्टार्ट की थी। जब लोगों ने उसके इफेक्टिवनेस को देखा, जब लोगों को लगा कि वाओ ये तो कुछ 1-2 ड्रॉप दे रहे हैं, इससे तो मैजिक हो रहा है, तो धीरे धीरे क्या हुआ, जब ये फैलना शुरू हुई, एक्चुअली इट स्टार्टेड इन कैलकाटा। तो जो कैलकाटा लोग हैं वो जानते हैं कि होम्योपैथी किस तरीके से उनके यहाँ एक तरीके से पूजी जाती है, आई वुड से। तो फिर क्या हुआ, स्टार्ट हुआ उसका लाइक एजुकेशन में उसका इंट्रोड्यूस होना। तो पहले जो डिग्री आती थी वो आती थी डिप्लोमा इन होम्योपैथी, देन स्टार्टेड लाइक बैचलर्स इन होम्योपैथी एंड देन MD एंड नाउ PhD। सो ग्राफ है वो बढ़ता ही जा रहा है। बहुत ज़्यादा बच्चे मेहनत कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स होम्योपैथी लेते हैं वो जानते हैं कि हमें कितना पढ़ना पड़ता है लिटरली टू बिकम अ गुड होम्योपैथिक डॉक्टर। वी शुड हैव अ वास्ट नॉलेज ऑफ एलोपैथी साइंस, क्योंकि जो एलोपैथी है ना, आप समझ जो हम टर्म यूज कर रहे हैं ना, ये बड़ा सरप्राइजिंग चीज़ है।
तो द वर्ड विच वी आर यूजिंग राइट नाउ, आजकल जो होता है ना एलोपैथी, होम्योपैथी, तो जो एलोपैथी है ना वो किसने बनाई? दैट इज गिवन बाय फाउंडर ऑफ होम्योपैथी। रियली आप अगर गूगल करेंगे देन यू विल कम टू नो। जो हम एलोपैथी बोल रहे हैं वर्सेस होम्योपैथी कर रहे हैं, ये दोनों शब्द जो हैं वो एक ही बंदे ने दिए हैं, दैट इज सैमुअल हैनीमैन, हु इज अ फाउंडर ऑफ होम्योपैथी। दिस इज द वन, ही इज द वन। एंड एक अच्छा होम्योपैथ बनने के लिए एक अच्छा एलोपैथ बनना पड़ता है। यस, क्योंकि हमें 5.5 साल के जो हमारा टेन्योर है उसमें सारी चीजें वो पढ़ाई जाती है जो एक एलोपैथिक डॉक्टर को पढ़ाई जाती है, सिर्फ फार्मेसी अलग है। ओके, दैट्स इट। तभी तो हमें पता चलता है कि कौन सा केस हमें डील करना है, कौन सा केस हमें डील नहीं करना है। हमें सर्जरी भी पढ़ाई जाती है, हमें गायनी ऑप्स भी पढ़ाई जाती है। ओके, क्या cool. I think your patients has already started coming in, and for me it's time to say goodbye to you. But thank you very much, Dr. Roopam, for inviting me in your clinic. Thank you so much, Ashima. It was a lovely talk to you, and I would always love to spread my knowledge related to homeopathy because it's my passion. It's literally my passion. I can spend whole day talking about homeopathy. Yeah, even I can spend whole day asking so many questions to you, and I think I have seen lot of patients in your clinic as well who are not only coming for their kids, बल्कि जैसे मेरी मदर इन लॉ आए because of her back issue, and I have seen some of the girls were there. उनको क्या प्रॉब्लम थी? This is PCOD, PCOS. So एक altogether बहुत broad subject. इसमें भी होम्योपैथी काम करती है? Yes. किसी दिन और डिस्कस करेंगे about all these issues which is related to female. तो female issues को किसी दिन और एड्रेस करेंगे, and I would love to share my vast experience in this field. So this is very interesting to know, guys, कि homeopathy is not limited to just few specific segments. For me, it is also very good thing which I would like to do another podcast with Dr. Roopam. क्या आप भी जानना चाहते हैं कि फीमेल्स की और क्या प्रॉब्लम होती है जिसपे होम्योपैथी बहुत अच्छे से काम करता है, जैसे कि PCOD, PCOS और ना जाने क्या क्या। Not many things. But thank you so much. This session was very very informative, and I'm sure हमारे viewers को ये पसंद आएगा. And I really hope कि मैं आपके साथ और पॉडकास्ट करूं. बहुत सारे क्वेश्चंस की लिस्ट ऑलरेडी मेरे पास है, एंड गाइज अगर आपके पास भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा. फिर मिलेंगे आपसे. टिल देन प्लीज टेक गुड केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम विद योर लिटिल वंस. बाय बाय. सो गाइज, आई होप आपको ये पॉडकास्ट इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और डॉक्टर रूपम शर्मा ने बहुत सारी इंसाइट्स दी अबाउट होम्योपैथी. ये एक बहुत ही बेसिक पॉडकास्ट था टू अंडरस्टैंड कि होम्योपैथी किस तरह से काम करती है, उसके क्या मिथ्स हैं हम लोगों के माइंड में, उसको उन्होंने क्लियर किया, और कितनी सेफ है ये यूज करना. आने वाली सीरीज में मैं कोशिश करूंगी कि मैं डॉक्टर रूपम शर्मा के साथ और भी पॉडकास्ट करूं और समझने की डीपली कोशिश करूं कि फीमेल की क्या हेल्थ कंसर्न्स है. प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका इसके बारे में क्या विचार है. आप और किस तरह के पॉडकास्ट चाहते हैं कि हम अपने चैनल पर आपके लिए लेकर आए. हम पूरी कोशिश करेंगे आपके बताए हुए टॉपिक को कवर करने की, फ्रॉम इंडस्ट्रीज प्रोफेशनल. और इसी के साथ साथ आप लोगों के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डॉक्टर रूपम शर्मा का एड्रेस, फोन नंबर, इंस्टा हैंडल एंड ईमेल आईडी शेयर किया है. सो अगर आप चाहें तो आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं. फिर मिलेंगे आपसे. टिल देन प्लीज टेक गुड केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम. नमस्ते.